बहुत सारे परिवर्तन जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्रवासी सम्मेलन और उसके बाद में इन्वेस्टर मीट और इस साल के अंत तक होते होते मेट्रो की भी शुरुआत हो जाएगी। जी, द्वारका प्रसाद जी के पास आवाज़ नहीं जा रही, हम हमारी टेक्निकल टीम जो है वो देख रही है। और ये सकारात्मक होना है या नकारात्मक, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं द्वारका प्रसाद जी जो एडवोकेट हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं अतुल सेठ जी जो सिविल इंजीनियर जी हैं और समाज सेवी भी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला जी, नमस्कार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी आपसे बात करना चाहूँगा, 2023 के इंदौर की शुरुआत में ही प्रवासी मीट का होना, इन्वेस्टर मीट का होना और उसके बाद में मेट्रो का अब लगभग इस साल के अंत तक ये माना जा रहा है कि मेट्रो भी इंदौर में दौड़ने लगेगी। आपको लगता है कि शहर जो है बहुत तेजी से बदल रहा है और 2023 का जो शहर है वो अलग दिखाई देगा? अतुल सेठ जी। निश्चित पंकज जी, जो आपने कहा 2023 की जो शुरुआत है इंदौर शहर के लिए हम कह सकते हैं धमाकेदार शुरुआत है, क्योंकि प्रवासी सम्मेलन भारतवर्ष में होता है और उसकी मेजबानी करने का लाभ इंदौर को मिलना बहुत बड़ा है। और निश्चित तौर से इंदौर की अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी, तो उससे इंदौर का नाम भी होगा, इंदौर में काम भी बढ़ेगा और इंदौर में लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। खैर प्रवासी सम्मेलन इंदौर के लिए नहीं हो रहा, प्रवासी सम्मेलन भारत में एनआरआई का इंटरेस्ट बढ़े और एनआरआई लोग मिलकर भारत में क्या कर सकते हैं उसके लिए हो रहा है। मगर जहां से गंगा बहती है उसको तो फायदा मिलता ही है। तो गंगा हिमालय से निकल के गंगा सागर तक जाती है, मगर केदारनाथ का गौमुख का जो महत्व है वो हमारे इंदौर शहर के लिए प्रवासी सम्मेलन का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक मेट्रो का सवाल है, मेट्रो की शुरुआत अभी हो रही है और जो सरकार का लक्ष्य है वो ये कि 5 किलोमीटर का जो एक टुकड़ा है जो गांधीनगर चौराहे से लेके टीसीएस के चौराहे तक बनने वाला है, ये हम कह सकते हैं कि एक शोकेस होगा। इससे इंदौर शहर को सीधा सीधा लाभ नहीं मिलेगा, मगर ब्रांडिंग जरूर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में मेट्रो और इंदौर मेट्रो के अंदर अग्रणी रहेगा। और भले हम कहते हैं मनोरंजन के लिए होगा ये मेट्रो, मगर इसका लाभ लंबे समय में इंदौर को मिलेगा जब ये शहर में बनेगी। और मेट्रो की अपनी बहुत सारी कमियां हैं इंदौर शहर में, ये आपका विषय, आपने जो सवाल करा उसका विषय का वस्तु नहीं है, बट निश्चित तौर से मेट्रो। लेकिन क्या अतुल जी चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आप तो बेहतर समझते हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इस साल के अंत तक 5 किलोमीटर की ही मेट्रो तैयार हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, 5 किलोमीटर की मेट्रो का लक्ष्य रखा है इन्होंने। वो भी शायद मुझे लगता है कि जो चुनावी वर्ष है उसका अंदर फायदा मिलना चाहिए सत्ता पक्ष को, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो काम करता है उसको उसका लाभ मिलना ही चाहिए। तो 5 किलोमीटर का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और अभी मुख्य जो शहर है जो बंगाली चौराहे से लेके पलासा होते हुए राजवाड़ा होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगा, उसमें तो कहां से लाइन जाने वाली है, कैसे बनने वाली ये मालूम ही नहीं है, अभी इतना ही नहीं है। तो जी चलिए हम बातचीत करेंगे। द्वारका प्रसाद जी भी हमारे साथ में मौजूद है। नया साल है, प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, इंडस्ट्री हो रही है, बहुत नया लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो सकारात्मक ऊर्जा शुरू हुई है ये साल के अंत तक ऐसे ही संप्रेषित होगी और कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है? बिल्कुल, अनेकानेक जो अभी यहाँ पर माहौल दिख रहा है, इंदौर शहर को जैसा कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है उसकी अभिव्यक्ति तो अब देखने को मिलने लगी है। और मैं ये समझता हूँ कि इंदौर वासी अपने आप में बहुत ही संवेदनशील नागरिक होते हैं और किसी भी चीज का यदि उसे सौगात मिलती है तो उसको बड़े सहेज कर, संभाल कर और इस प्रकार से रखने की आदत हमारे संस्कार में है इंदौर शहर के। ये देवी अहिल्या का शहर है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी ऊपर से हमें मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि इंदौर शहर जब भी ये सजाया गया है इसकी सजावट लगातार बनी रहेगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। वैसा नीलाभ जी भी मौजूद है। नीलाभ जी, क्या लगता है शहर जो है वो सज गया है? जब आप सुबह निकलते हैं तो लगता है कि बहुत ताजगी महसूस होती है, रात में आप निकलते हैं तो पूरा शहर जो है वो दिवाली की तरह सजा हुआ दिखाई देता है, तो बहुत खूबसूरत शहर लग रहा है। और
देश भर के प्रवासी जो है इंदौर में आने वाले हैं, आपको लगता है कि इसका लाभ मध्य प्रदेश को तो होगा ही थे, लेकिन खासतौर पर इंदौर को इसका लाभ ज्यादा होने वाला है? प्रवासी आने वाले हैं, बाहर से इन्वेस्टर लोग आने वाले। देखो पहले भी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने, मैं राजनीति से हट के बात करूंगा, देखो मैं सामान्य शहर का नागरिक होने से मुझे बात करने का अधिकार है, तो राजनीति से न जोड़े। पहले भी इस तरह की इन्वेस्टर मीट भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो कई मुझे स्वयं किए थे, ये उसका नतीजा सिफर निकला। आज भी शेयर को सजाया जा रहा है, मुझे सलाह है शेयर को सजाया नहीं, छिपाया जा रहा है। देखिए कई बस्तियों के बाहर लोहे की चादर लगाई जा रही ताकि जो शेयर जैसा नहीं है वैसा ना दिखे, जैसा है वैसा ना दिखे। ये इस तरह प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भ्रम में रखा जा रहा है। देखिए आज छोटी सी बात बताऊं आपको, हमारे शहर में मॉल खुला है फोनिक्स बाईपास पे, उस मॉल को एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, उसको लेकर पूरे बाईपास पे घंटों जाम लगा देता, पूरे शहर में गुत्थम गुत्ता हो जाती, घंटों आप बोगदों फंसे रहते हैं। तो एक तुगलकी फरमान जारी किया कि शनिवार और रविवार को मॉल को 8 बजे बंद कर दिया जाए। एक होता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे शहर में आओ, इन्वेस्ट करो, निवेश करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आओ। एक छोटा सा मॉल आप संभाल नहीं पा रहे हो, एक मॉल खुलते ही आपके शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आपको एक तुगलकी फरमान निकालना पड़ा कि 8 बजे बंद कर दे, 9 बजे बंद कर दे, शनिवार रविवार बंद कर दे। देखिए मतलब कितना हास्यास्पद है। अब उसके बाद आप दावा करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आए, आपके शेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सब बनाना होगा कि लोग आकर्षित हो, निवेश करें। सबसे बड़ी बात है छोटी सी बारिश हो जाएगा, हमें कुछ गलत हम आत्मावलोकन हमें करना पड़ेगा। हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हम देखिए छोटी सी बारिश होती है, 1 घंटे की बारिश पूरा शहर टापू में तब्दील हो जाता है। कभी हमने उसके लिए प्रयास नहीं करे कि पानी को कैसे निकाला जाए। ये वर्षों समस्या चली आ रही है, लेकिन इसको हमने कभी दूर करने की कोशिश नहीं करी। हमारे यहाँ की लाल फीता जी, द्वारका प्रसाद जी से बात करते हैं। आपने सवाल तो अच्छा उठाया आपने। द्वारका प्रसाद जी, जो नीलाम जी कह रहे हैं कि हम इनवाइट तो करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पाते, और उसका उदाहरण जो है फिनिक्स मॉल है कि वहाँ पर वो बहुत खूबसूरत मॉल बना, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती क्योंकि वहाँ पर सुगम आवागमन के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं हमको और काम करने की आवश्यकता है? नहीं, मेरा निवेदन तो ये है कि इस बात को अपने को समझना पड़ेगा कि कुछ भी निर्माण होता है या कोई भी चीज बनती है या निर्माण होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो दर्द छुपा होता है। उस दर्द को तो हमारे शहर को थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है, हमारे भाई ने बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार की अभिव्यक्ति कर दी है। मैं तो ये चाहता हूँ इतना जो स्थिति इंदौर शहर की उन्नति हुई है उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं भी ये देखता हूँ और दूसरे शहरों से कई बार मैं तुलना भी करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि विकास की गति काफी अच्छी है। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो इंदौर का नाम पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रयास जो शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का है उसको नकारा नहीं जा सकता। साहब बहुत ही विनम्रता से कहूंगा कि ये छोटी छोटी सी कुछ तकलीफें आती हैं, उनको हम बैठकर समझकर और कैसे दूर करें उसका हमारा प्रयास होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। जी अतुल जी क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। अतुल जी, चूंकि फिनिक्स मॉल जो है वाकई एक उदाहरण तो है क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जाम वहाँ पर लगता है कि उस पर जो है पूरा सोशल मीडिया पर उसकी बातचीत हुई और उसके बाद प्रशासन ने उनसे कहा कि शनिवार और रविवार को 8 बजे बंद कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार कर लिया जाए, उसके बाद में इनवाइट किया जाए? अतुल जी। तो हमारे दोनों भाइयों ने बात करी, द्वारका प्रसाद जी ने, विनोद जी ने। मेरा इसमें मानना है कि हम सब ने अपने अपने दलगत हितों को एक किनारे पर रख के ये जो अवसर आया है, हम कह सकते हैं कि बारात अपने घर पे आई है, लड़की की शादी है और बारात घर पे आई है, और इसी भावना से हमने काम करना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, भाइयों बहनों में, काका मौसी सब में, तो ये डिस्प्यूट हम अलग से बैठ के जिंदगी भर सुलझाते रहेंगे, उसका आनंद। आप तो अवसर है कि बारात हमारे द्वार पे आई छोड़ के, और इस भावना से हम काम करें। हमारे में अंदर बहुत सारी कमियां हमारी जिंदगी में, घर में भी रहती है, व्यक्तिगत भी रहती है, मगर जब कोई अवसर आता है, दिवाली आती है, ईद आती है, तो हम खुशी मनाते हैं और उसमें जो अच्छा हो सकता है वो करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, जिसका अवसर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर को दिया है, तो इसका हमने धन्यवाद देते हुए हमसे जो भी अच्छा हो सकता हो, हम कहते हैं ना कि छोटा सा प्रयास भी हो। आज जैसे बात चल रही है कि लोग फूके, तो छोटे प्रयास हम लोग करते हैं, शायद आवाज अपने अपनी बातों को, मैं ये
मुझे लगता है कि शहर के हितों को सामने रख के शहर की जनता एक है और शहर की जनता हम प्रवासी लोगों स्वागत कर रही है, ये भाव निश्चित जाना चाहिए। और ये 4000 लोग जो आ रहे हैं अतिथि देवो भव की तरह, एक देव की तरह आ रहे हैं हमारे लिए, तो मुझे लगता है कि इन देवों को हमने नमन करते हुए उनका जितना सत्कार कर सकते हो, जो आनंद को दे सकते हैं, जो हम सुविधा दे सकते हैं, भले को कुछ कष्ट देना पड़े तो कष्ट हमने देना चाहिए और सुविधा हमको देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रवासी सम्मेलन जो हो रहा है, और प्रवासी सम्मेलन इंदौर के लिए नहीं हो रहा है, प्रवासी सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में जो एनआरआई है देश के लिए और मंथन करके पूरे भारत के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए हो रहा है। और भारत के अंदर कांग्रेस का राज है, कई जगह पे कहीं भाजपा का राज भी है, कई कम्युनिस्टों का राज भी है, तो इसका लाभ सबको मिलने वाला है। तो कोई भी नकारात्मक छवि, नकारात्मक सोच और नकारात्मक अप्रोच हम हमारे जो प्रवासी आ रहे हैं उनको ना दे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं नीलाभ जी। चूंकि ये शहर के हित की बात है, प्रदेश के हित की बात है, देश के हित की बात है, हम चाहेंगे कि कुछ सजेशन जरूर आपके लिए आपके द्वारा निकले कि कैसे हम इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। जो लगभग 70 से 80 देश के लोग आ रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, शहर का नाम हो, प्रदेश का विकास हो। हमारी नियत भी वही। देखिए, मेट्रो की शुरुआत ही कमलनाथ जी ने की थी, एक महत्वपूर्ण योजना कमलनाथ जी ने शुरू की थी मेट्रो की। तो हमारी तो सोच शुरू से आधुनिक सोच रही है, सोच रही, प्रगतिशील सोच रही है। समस्या ये कि ये महज इवेंट बनकर न रह जाए। जिस तरह हम अभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े मोदी जी के कटआउट लगाए जा रहे हैं, शिवराज जी के कटआउट लगाए जा रहे हैं। कैसे इसको नीलाभ जी कैसे और बेहतर कर लें? अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारी तैयारियां चल रही है, इसे इवेंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे आपने कहा बारात आती है, सामने बारात वापस चली जाती है, हमें इन्हें लाकर बसाना है। बड़ा फर्क है आपके मेरी बात का। आप बारात समझ रहे हैं, आप बारात समझ, हम बारात नहीं समझ। हम चाहते हैं आए और यहाँ बसे, उसका हमें लाभ मिले। तो आप बारात समझ रहे हैं, बस यही तो सफर के बड़ी बात है। भारतीय जनता सोच रही थोड़े दिन के लिए आए, रात में रज जगह करे, ढोल नगाड़े बजाए तो भी अपने घर वापस चले जाए। यही तो हम नहीं चाहते हैं कि जनता का पैसा फालतू फूका जाए। पहले भी हो चुका है। सबसे पहले आपको कैसे क्या किया जाए, मजबूत करना पड़ेगा, खुद आकर्षित हो कि हमें यहाँ पर निवेश करना है। वाला वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रैफिक में सुधारना पड़ेगी, लाल फीताशाही जो अनुमतियां सरलता से मिले। ऐसा नहीं लाल फीताशाही में फाइलें उलझ जाए, क्योंकि आपने लाल फीताशाही तो भयंकर फैली हुई यहाँ पर। कोई भी छोटी छोटी अनुमति भारी भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो उनको ये सहज होना चाहिए कि यहाँ पे लाल फीताशाही नहीं है, अफसरशाही नहीं है। हर अनुमतियां सरलता से मिल जाएगी, बिजली सुगमता से मिलेगी, चंदाखोरी नहीं होगी, अपराध कम होंगे, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा माहौल मिलेगा कि निवेशक अपना यहाँ पर निवेश कर सके। ये हमें देना पड़ेगा, सिर्फ दिखावे का नहीं कि हम दिखा क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो निवेशक सब समझता है, वो आगे 2 दिन 3 घूमेगा, असलियत भाग जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। जैसा पिछली समिट का हुआ था वैसे ही समिट का हुआ था। तो हमें सत्यता वाली समिट करना, मतलब ऐसा कि निवेशक वास्तव में आकर्षित हो और यहाँ निवेश करे। जी द्वारका प्रसाद जी, इस जो बात कही जा रही है, हम प्रश्न ये है कि जो सम्मेलन होने जा रहा है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और जैसा अतुल जी ने बताया कि उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलना है, शहर को तो मिलना ही है, चूंकि यहाँ प्रभावित हो रही है, शहर को तो मिलना ही है, प्रदेश को मिलना है, पूरे देश को मिलना है। ऐसा क्या किया जाए कि ये यादगार बन जाए ये इवेंट, और बाकी इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया वैसा लाभ भी हमारे देश को मिल सके? पंकज भाई, मेरा तो विनम्र निवेदन ये है कि जो प्रयास किए गए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। देखिए आप, और इसमें एक बहुत अच्छा सा एक कहते हैं कि अतिथि देवो भव की जो भावना है वो सही अर्थों में भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। कई परिवारों को इंदौर के नगर वासियों के घर पे ठहराया जाएगा, एक ऐसा प्रयास भी किया गया। तो प्रयासों में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। और एक लंबा समय हमें मिला, लोगों से, जनप्रतिनिधियों ने बात करी, जनता से बात करी, विशेषज्ञों से बात करी, प्रशासन भी बिल्कुल अपने पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ, शासन लगा हुआ है। और देखने में आ रहा है कि पूरा प्रयास जो है वो सब प्रयास के रूप में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। जी बिल्कुल अच्छी बात है। अतुल जी, जो होम स्टे की बात कही जो अभी द्वारका प्रसाद जी ने भी कही है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि शहर के लोगों के घरों में बसाया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये एक अलग बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? क्योंकि हमारे शहर में बड़े बड़े होटल्स हैं
अच्छे गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे उनको हम ठहरा सकते थे, लेकिन घरों में रखने का उद्देश्य क्या लग रहा है? इसका उद्देश्य ये था, मैं भी कहीं न कहीं योजना जब बन रही थी, हम लोग बैठे भी थे, तो ये था कि इंदौर के अंदर पूरे भारतवर्ष के लोग रहते हैं। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसके लोग इंदौर में न रहते हो, चाहे गुजराती समाज हो, महाराष्ट्रियन समाज हो, केरलिया समाज हो, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे है, आंध्र के लोग हैं, बिहार के, असम के लोग हैं, हम कह सकते हैं नागालैंड, नेपाल से लेके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इंदौर जो है एक लघु भारत का रूप है। तो अगर लघु भारत के लोगों से अगर किसी को देखना हो तो इंदौर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे जो लोगों का स्वभाव बन चुका है, उत्साह और प्रेमी और उत्सव प्रेमी जो जनता है और अपना सब कुछ देना चाहती है, इंदौर का कोई माँ इल्ला का कृपा है, उनके आशीर्वाद से यहाँ की जनता अमीर हो कि गरीब हो, वो देना चाहता है समाज को, ये उसका भाव है। तो जो एनआरआई आ रहे हैं वो अगर घरों में ठहरते हैं और घरों के आसपास का वातावरण देखेंगे तो निश्चित तौर से प्रभाव होंगे भारतवर्ष कैसा है। तो हमने एक सुझाव और भी दिया था कि हर जो अलग अलग प्रदेश के लोग हो गए, एनआरआई को है तो हिंदुस्तान के लोग, उनके पूर्वज इंदौर में या इंडिया में कहीं ना कहीं रहते हो गए। तो एक प्रयास ये भी करना था हमको, जो हम नहीं कर पाए, वो ये था कि हर समाज की एक मीटिंग हो, हर समाज के समूह बने हुए हैं, साउथ इंडियन कल्चरल भी है, बंगाली एसोसिएशन भी है, वो एक सम्मेलन करता आधे घंटे 1 घंटे का, और एक भोजन चाहे लंच या डिनर उस समाज के लोगों का उस समाज के साथ में होता, और कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ भेज देते। मगर समय का अभाव की वजह से, क्योंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सरकार का है, इसमें जो राज्य सरकार है और जो लोकल प्रशासन है उसका इन्वॉल्वमेंट केवल व्यवस्था करने तक है, बाकी पूरी योजना जो है वो वहां से आई है। मगर मुझे लगता है कि ये घर में ठहराने का जो प्रयास है ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और इंदौर में इससे पहले अभ्यास मंडल ने भी बच्चों का सम्मेलन किया था, तो 2000 बच्चों को घरों में ठहराया था। भारत विकास परिषद ने भी एक सम्मेलन किया था, देशभक्ति गान की प्रतियोगिता, सारे प्रदेश के लोग यहाँ आए थे। तो इंदौर के अंदर 1200 लोग बच्चों को घरों में ठहरा के भोजन व्यवस्था उनकी कराई गई थी। तो इंदौर में ऐसे प्रयास बहुत होते रहे और बहुत अलग आनंद आता है निश्चित, और बहुत ही अच्छा एक अमलगेशन होता है। तो निश्चित तौर से इसका लाभ हमको बहुत अच्छी बात है जी, लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है कि इंदौर चूंकि अभिनव प्रयास के लिए जाना जाता है, लगातार 5 बार जो है वो 6 बार जो है वो लगातार पूरे देश भर में स्वच्छता का खिताब हासिल किया है। और इस बार जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है कि इंदौर के बाशिंदों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो इस सम्मेलन से कुछ लाभ ले पाएंगे। और ये तय है कि इस प्रवासी सम्मेलन का मध्य प्रदेश को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, लेकिन इतना भी तय है कि हमें खुले दिल से तैयार रहना है इन प्रवासियों के स्वागत के लिए। आप हमसे जुड़े सेठ साहब, नीलाभ जी और द्वारका प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।